हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का माय होम माय स्कूल चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए। तो सीधा टॉपिक पर पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। आज जो टॉपिक है आप लोग ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा आज का एम ये होने वाला है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ और इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, टेबल आप लोगों ने पढ़े होंगे, 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। एक बार हम इस टेबल को लिख लेते हैं, 2 4 6 8, कुछ ऐसा ही आता है। इसी तरीके से अगर मैं 7 का टेबल बोलूँ, 7 14 21 28 एंड सो ऑन, राइट। तो इन चीज़ में कॉमन क्या है, इन टेबल्स में कॉमन क्या है? अगर आप देखें तो 2 में जब मैं 2 ऐड करता हूँ 4 बनता है, 4 में 2 ऐड करता हूँ 6 बनता है, 6 में 2 ऐड करता हूँ तो 8 बनता है। इसी तरीके से 7 के टेबल में भी यही चीज़ होती है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये तो हमें पता था, आप लोग हमें क्या नया बता रहे हो? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग बचपन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ते आ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, या यूँ कहें कि हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि ये चीज़ क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ नहीं होता, वो एक ऐसी न्यूमेरिक सीरीज होती है जिनमें दो टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है कि जब आप दो टर्म्स के माइनस करेंगे, दो टर्म्स को माइनस करने पर जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो ये भी एक सीरीज है, ये एक नंबर सीरीज है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, राइट। तो अगर मैं माइनस करता हूं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, तो माइनस करने पे आंसर सेम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 4 - 2 = 2, 8 - 4 = 4, 16 - 8 = 8। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं, जबकि ये दोनों क्या हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यही समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल शब्दों में हम समझे तो एक ऐसी नंबर सीरीज है जहाँ पे अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें तो वो हमेशा कॉमन होता है, ठीक है। तो यही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी कहलाता है। एपी इज शॉर्ट फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गॉट इट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इसके बाद हम लोग समझते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, राइट, तो हम उसका एक स्टैंडर्ड, जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स रखते हैं या कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, अगेन एक वेरिएबल से, जैसे हमने वैल्यूज़ ली थी a, b एंड c, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आके फिट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, जनरल फॉर्म, जो कि किसी भी एपी को आप इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ नॉमेनक्लेचर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। क्या है वो टर्मिनोलॉजी, क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये हम लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी दो चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो है टर्म, राइट। मैंने बोला कि कुछ टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, राइट। इसका मतलब हम हर नंबर को क्या बोल रहे हैं, एक टर्म बोल रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन डिफरेंस, राइट। डिफरेंस तो हम लोगों को पता था क्या होता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि एपी हम लोग कैसे पहचानेंगे। जहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो एपी है, और जहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है वो एपी नहीं है, राइट। अच्छा, अब आते हैं टर्म्स की बात करते हैं। तो
सबसे पहली तो बात हम करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या होगी? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये एक AP है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 7, राइट। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल a से। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूं तो जो आंसर निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल d से डिनोट करता हूं। ओके, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूं? इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू 2, राइट। अच्छा, इसी तरीके से 4 जो है, 4 क्या होगा? देखो, मैंने बोला सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो जो निकल के आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो सेकंड टर्म मुझे कब मिलेगी? जब मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ूंगा। कॉमन डिफरेंस क्या था? 2, राइट। तो 2 में 2 को जोड़ूंगा तब 4 आएगा। इसी तरीके से 4 में 2 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, राइट। तो इसी तरीके से निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा a प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? d। अभी के लिए हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं इसलिए मैं d लिख रहा हूँ, तो वो 4 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब थर्ड टर्म कैसे निकली थी? जब मैंने सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ा था। तो इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस डी। अब देखो 4 सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म को मैंने क्या लिखा था? a प्लस डी। तो a प्लस डी में एक बार और d को जोड़ूंगा तो मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2d इक्वल टू 6। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई, ये मेरी थर्ड टर्म हो गई, राइट। तो मैं इसका मतलब जनरल फॉर्म क्या लिख सकता हूँ? a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब आप 8 के लिए जाओगे तो वापस से आप इसमें d ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 3d, राइट। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है कि AP क्या होता है, AP की कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी है और अभी हमने जनरल फॉर्म को समझा है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, कुछ इस तरीके से ये एक सीरीज बन रही है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इस सीरीज में हम एक जनरल टर्म बना सकते हैं क्या? ठीक है। अब यहाँ पे जो जनरल टर्म होती है, हम लोगों ने सबसे पहले जनरल फॉर्म देखा, अब ये आपको AP बता दिया गया, राइट। अब बात आती है कि क्या, जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वो क्या हम लोग ऐसी कुछ एक टर्म बना सकते हैं जो मुझे टर्म निकाल करके दे दे? जैसे हमने पॉलिनोमियल में देखा था, राइट, ax² होता है ना। तो उसमें पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ax²। इसका मतलब आप a की वैल्यू पुट करो और आपका फर्स्ट टर्म हमेशा बन जाएगा, उसमें x² वाला टर्म बन जाएगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ हम AP में निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा टर्म बनाएं जिसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूं तो मुझे कोई सी भी टर्म, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, 8th टर्म हो, 20th टर्म हो, वो निकल करके आ जाए। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म, या फिर इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। ओके, तो हम nth टर्म देखते हैं। तो हम लोग nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? an। तो an का मतलब क्या हो गया? nth टर्म। तो जब हम an को लिखते हैं तो अच्छा, अब इस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ऐसी टर्म उठाते हैं जो कि हमें ईजिली समझ में आए। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं a प्लस 2d। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ
अगर एक और टर्म से जो कि है a, है ना, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, nth टर्म तो है नहीं, तो फर्स्ट टर्म को a1 लिख दिया मैंने। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं a2 को लिखता हूँ। अच्छा, हम लोग ने इसको क्यों लिया है an, इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म में निकालना समझ में ईजिली आता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया है। अगर हम a1 या a2 से समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ओके, तो क्योंकि हम AP निकाल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी टर्म हो जहाँ पे हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हो, A हो, D हो, राइट। तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं था, इसलिए इससे समझ में ईजिली हमको नहीं आता। अच्छा, अब हम बात करते हैं A2 की। तो A2 क्या है, A प्लस D है, राइट। अच्छा, अब इसमें अगर आप पैटर्न देखें तो क्या है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं सेकंड टर्म निकाल रहा हूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितनी बार आ रहा है, एक बार। अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार आ रहा है, 0 बार, राइट। इसी तरीके से जब मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब अगर मैं nth टर्म निकालता हूँ, राइट, मैं एक बार फिर यहाँ आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, है ना। अगर मैं nth टर्म निकालता हूँ, अब हम इसको हटाते हैं, तो वो क्या आना चाहिए, देखो हमेशा एक कम आता है, राइट। तो यहाँ अगर n है तो वो कितना आना चाहिए, n-1, क्या आना चाहिए, n-1। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 के केस में कितना d आ रहा था, 0d, 2 के केस में 1d। अच्छा, मैं यहाँ 0d क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि d है ही नहीं, तो कुछ अगर नंबर नहीं होता तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाई d, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0d हो गया, ये 1d हो गया, 3 था तो 2d हो गया, हमेशा एक कम आता है इसलिए हमने जनरल टर्म में क्या लिखा, n-1, तो ये nth टर्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हमें जनरल टर्म या फिर nth टर्म मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि AP होते कितने तरीके के हैं। क्या हमने जो पढ़ा वही बस AP है, तो AP है तो उतना ही, लेकिन AP के 2 टाइप्स होते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा, हम लोग सबसे पहला एग्जांपल ले रहे थे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म यानी कि आखिरी टर्म, अच्छा अब हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, टर्म, राइट। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस के बाद थर्ड चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी, फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म के बाद हम लोगों ने चौथी चीज़ क्या देखी, nth टर्म। और अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टर्म की। किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट टर्म की। तो हम जो है वर्ड्स को साथ में ही समझते हुए चल रहे हैं, एक पॉइंट पे ही समझते हुए चल रहे हैं, ताकि हम लोगों को आगे एडिशनली ना समझना पड़े। जब हम बात कर रहे हैं तो उसी को उस टाइम ही देख ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 2, 4, 6, 8 है, यहाँ पे हमने किसी लास्ट टर्म की बात नहीं की, राइट। लास्ट मतलब एंड वाली टर्म, क्योंकि ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे आप 2 ऐड करते जाओगे तो चलता जाएगा। तो इस तरह का AP को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट AP। अच्छा, यहीं अगर मैं बात करूं कि मुझे 2 का टेबल जो है, 2 का टेबल, वो भी 10s तक, राइट, 10s तक, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ एक बार टेबल लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। यही होता है 2 का टेबल, राइट। तो ये जो 2 का टेबल है, इसमें कुछ ना कुछ लास्ट टर्म है। इसका मतलब हमें पता है कि ये सीरीज़ कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। अगर हमें ऐसा पता होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीरीज़ या फाइनाइट
एपी। तो एपी आपके कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के हो गए। एक आपका क्या हो गया? फाइनाइट एपी, जहां आपको लास्ट टर्म पता हो। एक आपका हो गया इनफाइनाइट एपी, जहां आपको लास्ट टर्म ना पता हो। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अच्छा, हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस को डी बताया था, फर्स्ट टर्म को ए बताया था, nth टर्म को ए एन बताया था, और जब हम ए एन निकाल रहे थे तो हमने फर्स्ट टर्म को ए वन भी बोला था। तो फर्स्ट टर्म को आप ए वन भी लिख सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, जो कि हमने पहले पढ़ा था, उसमें हम फर्स्ट टर्म को क्या लिखते थे? ए, राइट। तो इसलिए हमने ए भी लिया है। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से, कैपिटल एल से नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिनोशन के मार्क्स कट सकते हैं आपके एग्जाम में अगर आप गलत डिनोशन करो, ठीक है। तो हम लोग लास्ट टर्म को सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो भी अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या है? वो सब स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक जगह है जहाँ पर कि आपको एक क्वेश्चन में कैप्स में दिया हुआ है, लेकिन वो उन्होंने कैप्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है। जनरली जब हम फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं, फॉर्मूलाज इन द सेंस जब ये टर्मिनोलॉजीज या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, तो हम हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और आगे की बातों को देखते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गई जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी अगर किसी टर्म में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l? मतलब l क्या होगा अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स, जो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं वो कितनी है? n टर्म्स दी हुई हैं। कितनी दी हुई है? n टर्म्स। तो मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू। देखो, l मुझे पता है क्या होती है? लास्ट टर्म। अच्छा, n अगर टर्म्स हैं तो मेरी लास्ट टर्म क्या होगी? nth टर्म्स। इसको ऐसे समझते हैं, अगर मेरे पास किसी एपी में 3 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म। अच्छा, अगर किसी एपी में 10 टर्म्स हैं, राइट, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 10th टर्म। इसी तरीके से अगर n टर्म्स हैं तो nth टर्म मेरी लास्ट टर्म होगी। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बात थी और कुछ नहीं था इसमें। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो मेरी nth टर्म मतलब an इज इक्वल्स टू माई लास्ट टर्म। इसका मतलब l की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? an की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि AP क्या होता है, AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, AP की जनरल टर्म या फिर nth टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस से क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी भी एक मन में सवाल रह जाता है कि सर उस क्वेश्चन का क्या जो आपने सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा दिया, वो क्वेश्चन तो अभी तक इससे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि सम निकालने की तो आपने अभी तक बात ही नहीं की। तो स्टूडेंट्स, ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे इस चीज़ को समझने के लिए या आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब आता है सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, जो कि आपकी मदद करेगा आपकी लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराने में NCERT की, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब आप आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं या फिर आप कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो उसमें AP के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और वो भी समेशन से आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हमने बोला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, राइट। तो जब हम बात करते हैं n टर्म्स की तो ये समझना ज़रूरी है कि n एक लिमिटेड नंबर है।
n टर्म्स हम एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता लेकिन पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ मुझे नहीं पता AP में कितनी टर्म्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि n की कुछ वैल्यू मुझे पता है? नहीं पता, तो मैं उसको n कैसे बोल रहा हूँ, राइट? तो n बोलने का मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए सम निकालते टाइम कि मेरे पास एक्चुअली कितनी टर्म्स है, राइट? क्योंकि अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसलिए उसको हमने जेनेरिक बनाया है, तो वहाँ पे वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि हम कभी भी जब सम निकालते हैं तो वो AP क्या होना चाहिए? फाइनाइट AP होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। वो क्या होता है? वो होता है अगर n टर्म्स हैं तो इट विल बी n/2 a + l। अच्छा, हमने बोला था अगर किसी AP में n टर्म्स हो तो लास्ट टर्म इज नथिंग बट योर nth टर्म, और nth टर्म क्या होती है? nth टर्म इज a + n-1 इंटू d। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2a + n-1 इंटू d। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये भी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम जब नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं तो वो पहले n नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब हमेशा कब से स्टार्ट होने चाहिए? 1 से, राइट? तो इसका मतलब हमें इस केस में पता है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स हम कैसे पढ़ेंगे? 1 2 3 4, तो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज 1। इसका मतलब यहाँ पे a भी 1 है और d भी 1 है। तो जब हम इसमें आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आता है? n तो हमारा n टर्म्स ही है, राइट? तो ये 2 1 से 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? n-1। d क्योंकि 1 है तो वो n-1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा प्लस n। सो दिस इज योर आंसर। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब अगर आपको कभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने को आए तो वो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप इस फॉर्मूले से भी करेंगे तो रिजल्ट यही निकल के आएगा। गॉट इट? तो चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं ऑड नंबर्स के लिए। तो हमने फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा था, राइट? ये फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो जाएगा हम लोगों को लिखते लिखते ही। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसको रिजॉल्व करने की। तो देखिए, जब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा? हमेशा 1 होगा, तो ये 2 1 से 2 हो जाएगा प्लस n-1। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा? ऑड नंबर्स एक छोड़ के एक होते हैं, यानी कि 1 3 5 7, राइट? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो ऑड नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है? हमेशा 2 का होता है, तो वो हमने लिख लिया। तो ये हो जाएगा n/2। 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 2n-2, और जब आप देखेंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, सिर्फ अंदर 2n बचेगा। तो इस 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? n²। गॉट इट? इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होगा? आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर अगेन ये समझना ज़रूरी है कि पहला इवन नंबर क्या होता है? 2, और डिफरेंस क्या होता है? 2, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पहले भी, राइट? 2 का टेबल जब हम देख रहे थे वो कुछ नहीं है, इवन नंबर की सीरीज है 2 4 6 8। तो डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है, राइट? तो मेरा a भी 2 है और d भी 2 है। तो यही वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारा जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर, राइट? और हम सॉल्व करके एक फॉर्मूला निकालते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये तो n/2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 क्योंकि फर्स्ट टर्म इस बार 2 है, हमने बोला n-1 एज इट इज़ रहेगा और कॉमन डिफरेंस विल बी 2, राइट। तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2n-2। तो जब आप सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा n/2, 4 - 2 इज़ 2 + 2n, राइट। तो जब मैं इसको यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी n/2 × 2 ब्रैकेट में यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पे n रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया n ब्रैकेट n+1। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन था जहाँ पे आपको 2 से लेकर के 20 तक का सम निकालना था, यानी कि 2 के पूरे टेबल का सम निकालना था, तो वो आप फटाफट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजीली स्कोर दिला सकता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में, और आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो आप आगे जाके फेस करने वाले हो उसके लिए भी बहुत हेल्प कर सकता है, राइट। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चंस या कंसर्न्स है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं फटाफट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। और यार इस वीडियो को अभी अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर होने वाला है मैथ्स का, साइंस का। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट करियर वीडियोस आने वाले हैं, यानी कि जो आपको बताएंगे कि 10th के बाद स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है, आपने अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रीम कैसे चूज़ किया है तो उसमें आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।